नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनी चौबे। आज मैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में बात करूंगी। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास में क्रांतिकारी घटनाओं की और उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट के बारे में कोशिश करेंगे कि सारे फैक्ट को हम लोग कवर कर सकें। इससे पहले मैंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट की वीडियो भी बनाई है, और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट की वीडियो, तो सेकंड पार्ट की वीडियो को कनेक्ट करने के लिए, उसे समझने के लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट पार्ट के वीडियो को भी देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से लिंक करके आप उसको देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं। पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग दो चरणों में बांटकर समझ सकते हैं। पहले चरण के आंदोलन को कूका विद्रोह या कूका आंदोलन 1871-72 कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, जो पंजाब के नामधारी सिखों द्वारा एक आर्म मूवमेंट था, एक सशस्त्र आंदोलन था, जो मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। अब बात कि ये आंदोलन कूका आंदोलन या कूका विद्रोह इसका नाम कैसे पड़ा। पंजाब में आवाज़ देने को कूक कहा जाता है, और सिखों के गुरु थे, नामधारी गुरु थे गुरु राम सिंह। उन्होंने पंजाब की दुर्दशा के बाद लोगों को जगाना शुरू किया, लोगों को उपदेश देना शुरू किया, अपने देश के प्रेम करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार किया। इस तरीके से उन्होंने लोगों में कूक लगाई, आवाज़ लगाई, इसलिए इस आंदोलन का नाम कूका आंदोलन या कूका विद्रोह पड़ गया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि सेकेंड आंग्ल सिख वॉर हुआ था 1848-49 में अंग्रेजों द्वारा इसमें विजय प्राप्त कर ली गई। इसके बाद 30 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने चार्ल्स नेपियर के साथ मिलकर, चार्ल्स नेपियर कौन था? चार्ल्स नेपियर सेकेंड आंग्ल सिख वार में क्या था, वो अंग्रेजी सेना का लीडर था, उसका नेतृत्व करता था। उसके साथ लॉर्ड डलहौजी ने मिलकर पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और जब पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, उस समय पंजाब के राजा कौन थे? पंजाब के राजा थे राजा दिलीप सिंह, जो हार गए थे। उनको अंग्रेजों ने क्या किया, 5 लाख का वार्षिक पेंशन देकर उनको उनकी माँ रानी जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। एक और इससे रिलेटेड फैक्ट है कि महाराजा दिलीप सिंह के पास उस समय कोहिनूर हीरा था, और उनसे अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा लेकर इंग्लैंड भेज दिया, जो वहां जाकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। इसके बाद क्या होता है, पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। मिला लेने के बाद पंजाब की हालत बहुत ख़राब हो गई, और अंग्रेजों द्वारा पंजाब की गायों को मारने के लिए अमृतसर, रायकोट और इसके अलावा अन्य कई सारे जगहों पर स्लॉटर हाउस खोल दिया गया। सिखों ने इसका विरोध किया, और इन सारे स्लॉटर हाउस पर उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? मृत्यु मिली, मृत्युदंड मिला। इसके बाद इन नामधारी सिख रुके नहीं, इनके बाद इनका गुस्सा और बढ़ा, और उन्होंने हीरा सिंह और लहिड़ा सिंह के जत्थे के साथ मिलकर 15 जनवरी 1872 को मॉर्निंग 7 o'clock पंजाब के मालेर कोटला के स्लॉटर हाउस पे इन्होंने अटैक कर दिया। इसमें सिखों की जीत होती है, सिख इसमें विजय पा लेते हैं। इसके बाद फिर ये थोड़ा आराम करने के मूड से, पास में एक गांव था शेरपुर, वहाँ जाके ये आराम करने लगते हैं। और अंग्रेज जो अलर्ट थे, अंग्रेजों ने उन्हें सोते समय ही अरेस्ट कर लिया, और उन सारे नामधारी सिखों को ख़त्म करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए मालेर कोटला के परेड ग्राउंड में लाया।
और उस परेड ग्राउंड में 9 तोपों को देसी रियासतें से मंगाकर लगाया गया। और वो देसी रियासतें थी जहाँ से तोपों को मंगाया गया था, नाभा, जींद और पटियाला। वहाँ से मंगाकर मालेरकोटला के परेड ग्राउंड में लगाया गया। फिर इन नामधारी सिखों पर बिना मुकदमा चलाए तोपों से उनको उड़ा दिया। इन नामधारी सिखों ने बड़ा हिम्मत किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इस चीज़ को, इस सज़ा को उन्होंने सहा। बल्कि उन्होंने इतना हिम्मत किया कि इन्होंने तोपों के सामने अपनी पीठ करने की बजाय इन्होंने छाती कर दी और उसके बाद वो अपना बलिदान कर दिए। लेकिन अंग्रेज इतने पर भी शांत नहीं बैठे और उन्होंने फिर 18 जनवरी 1872 को लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर कावन ने एक परमिशन दिया और उस परमिशन से फिर से 61 नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा दिया गया। और इतिहास में इस कांड को मालेरकोटला के खूनी कांड के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं कि पंजाब में द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन में क्या घटनाएं हुई। तो द्वितीय चरण के आंदोलन में के प्रेरणा स्रोत रहे शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह ने अपने 2 भाइयों सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह के साथ और कुछ और अपने दोस्तों के साथ, जैसे उनके दोस्तों के नाम थे मेहता नंद किशोर, लाला पिंडे दास, लालचंद फलक, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला बाके दयाल और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इन सब के सहयोग से उन्होंने पंजाब में अंजुमन ई मुहिब्बाने वतन संस्था की स्थापना की, जो जनसाधारण की भाषा में से भारत माता के नाम से विख्यात हुआ। इस संस्था के सदस्य अंग्रेजों के विरुद्ध किताब छापना शुरू किए और इस संस्था के सदस्य पहले से ही बंगाल विभाजन को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। फिर 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आग में घी का काम किया और इसी साल उसने 3 और किसान विरोधी बिल पास किया। पहला बिल था न्यू कॉलोनिज्म बिल या औपनिवेशिक बिल, जिसमें किसानों की भूमि जब्त होने की आशंका थी। दूसरा था बढ़ा हुआ राजस्व दर और तीसरा था बारी दोआब नहर के पानी के बढ़े हुए दर। इसके विरुद्ध पंजाब के किसानों ने भयंकर आंदोलन करना शुरू किया। उनमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा हुई। फिर उसका नेतृत्व सरदार अजीत सिंह ने किया और किसानों को उन्होंने संगठित किया और संगठित करके सभाओं का सिलसिला स्टार्ट किया। फिर इस आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए पंजाब के सीनियर और बहुत ही प्रभावशाली लीडर थे लाला लाजपत राय, उनको इसमें बुलाया गया। मार्च 1907 में पंजाब के इन क्रांतिकारियों के समूह में शामिल थे लाला बाके दयाल, जो झंग सयाल पत्रिका के संपादक भी थे। उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक कविता पढ़ी और उस कविता का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। उस कविता के माध्यम से किसानों के शोषण की कहानी कही गई, बताई गई सबको। फिर ये इतना ज़्यादा चर्चित हुआ कि उस किसान प्रतिरोध का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया। इसी तरीके से फिर 21 अप्रैल 1907 में रावलपिंडी में एक मीटिंग के दौरान अजीत सिंह के भाषण को अंग्रेज सरकार ने बागी और देशद्रोही भाषण करार दिया और उन पर केस दर्ज करके उन्हें लाला लाजपत राय के साथ देश निकाला दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, जनता में बहुत ज़्यादा रोष, बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ा, उत्तेजना बढ़ गई। तब वायसराय ने कॉलोनिज्म बिल को रद्द करके परिस्थिति को पंजाब में हैंडल किया, संभाल लिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की। महाराष्ट्र भी क्रांतिकारी आंदोलन का
एक मुख्य केंद्र था और उसको लीड करने वाले थे चापेकर बंधु। चापेकर बंधु ने 1896-97 में पूना में, जो चापेकर बंधु थे उसमें दो लोग थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम व्यायाम मंडल था। उन और उसके अन्य सदस्य थे श्री कृष्ण जी वर्मा और वीर सावरकर बंधु। वीर सावरकर बंधु में थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। इसके बाद 1899 में मित्र मेला नासिक में विनायक दामोदर सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी गुप्त समाज की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से, जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के पक्ष में था और उसमें उसका विश्वास था। फिर विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की नासिक में ही, और इसके बाद इसी के मदद से पूरे महाराष्ट्र में कई सारे गुप्त समाज और समितियों का एक जाल सा बिछ गया। इन समितियों का काम क्या था? इन समितियों ने नासिक, मुंबई, पूना आदि स्थानों पर बम बनाने की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। महाराष्ट्र की ये संस्थाएं लोगों में क्रांति के विचार भी फैलाती थी और उन्हें देश पर मर मिटने की प्रेरणा भी देती थी। और 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस स्वदेशी आंदोलन के समय वीर सावरकर ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिससे कि सारे दक्षिण में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई। फिर गणेश सावरकर को 9 जून 1909 को देशभक्ति कविताएं लिखने पर काले पानी की सजा दी गई। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में बहुत ज़्यादा उत्तेजना और गुस्सा बढ़ी। उन्होंने क्या किया, इस सज़ा को सुनाने वाले नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे या कलेक्टर थे मिस्टर जैक्सन, उनको उनकी विदाई समारोह के दिन यानी कि 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दी। पुलिस ने इसके बाद इस कमेटी के कई सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। इनमें से 37 को उसने बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और बहुत सारा टॉर्चर किया और उसमें से 3 को उन्होंने फांसी की सज़ा भी सुनाई। अब बात करते हैं मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन और घटनाओं की। मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन और घटनाओं को बिपिन चंद्र पाल के नाम से जाना जाता है, उनको श्रेय दिया जाता है। बिपिन चंद्र पाल ने 1907 में मद्रास का दौरा किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी भनक लगी और उन्होंने उन्हें अभियोग लगाकर बिपिन चंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें 6 महीने का कारावास दंड दे दिया। इससे मद्रास के जितने यूथ थे उनमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना फैली और फिर उसके बाद 6 महीने का दिन बीतता है, जेल से उनको रिलीज़ किया जाता है और फिर उनके वेलकम में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सभा का आयोजन करने वालों को गिरफ्तार कर लेती है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप टिनेवली, जो मद्रास में एक जगह है, टिनेवली में बहुत उपद्रव मचता है और सरकार ने फिर इस उपद्रव को रोकने के लिए दमन चक्र चलाया। दमन चक्र चलाते हुए आंदोलन करने वाले सभी नेताओं को और जितने भी पत्र संपादक थे उनको बंदी बना लिया। जवाब में क्रांतिकारी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। क्रांतिकारियों ने 17 जून 1911 को टिनेवली के मजिस्ट्रेट को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास में कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई और कौन कौन से उन घटनाओं से संबंधित फैक्ट थे, इसको हम लोग डिटेल जानने की कोशिश किए हैं, कवर करने की कोशिश किए। इसके बाद लास्ट में हम लोग इन तीनों जगह पे जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी उनसे रिलेटेड फैक्ट को फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए।
तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे इन घटनाओं से संबंधित, उसमें पहला ये कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत सेकेंड आंग्ल सिख वॉर 1848-49 के बाद हुआ। याद रखिएगा, सेकेंड आंग्ल सिख वॉर 1848-49 के बाद हुआ। दूसरा फैक्ट ये है कि जब पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी था। फिर तीसरा फैक्ट है कि पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को कूका विद्रोह 1871-72 के नाम से जाना जाता है। कूका विद्रोह 1871-72 के नाम से जाना जाता है। चौथा फैक्ट है कि पंजाब के नामधारी सिखों को तोपों से उड़ाने की घटना को मालेर कोटला खूनी कांड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, मालेर कोटला खूनी कांड के नाम से भी जाना जाता है। फिर पंजाब के द्वितीय चरण के आंदोलन का नेतृत्व शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने किया था। सरदार अजीत सिंह ने किया था, याद रखिएगा। फिर अजीत सिंह ने अपने भाइयों और मित्रों के सहयोग से अंजुमन ई मुहिब्बाने वतन संस्था की स्थापना की थी। अजीत सिंह ने अपने भाइयों और मित्रों के सहयोग से अंजुमन ई मुहिब्बाने वतन संस्था की स्थापना की थी। सातवां फैक्ट ये है, लाला बाके दयाल जो क्रांतिकारी थे, झंग सयाल पत्रिका के संपादक भी थे। लाला बाके दयाल और झंग सयाल, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद इन्हीं के द्वारा लाला बाके दयाल के द्वारा पढ़ी गई कविता थी पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा के नाम पर किसान प्रतिरोध का नाम भी बाद में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया, याद रखिएगा। फिर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व चापेकर बंधुओं ने किया था 1896-97 में। किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था 1896-97 में, याद रखिएगा। और इसका नाम था व्यायाम मंडल। नाम याद रखिएगा, व्यायाम मंडल। फिर विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला, एक क्रांतिकारी गुप्त समाज की स्थापना की थी। 1899 में मित्र मेला, याद रखिएगा। फिर विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। और लास्ट ये फैक्ट है कि मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व विपिन चंद्र पाल ने किया था। याद रखिएगा, मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व विपिन चंद्र पाल ने किया था। तो अब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग का बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा इसके रिवीजन के साथ। फिर क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ और घटनाएं हैं, कुछ और फैक्ट हैं जिसके बारे में हम लोग अगले चरण की वीडियो में पार्ट 3 में बात करते हैं। तब तक दोस्तों नमस्कार।